आज शराब घोटाला में आज तक कभी एलजी साहब से कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि आप बताइए आपने किसके कहने पे पास करी है पॉलिसी? मोहर तो उस पर एलजी साहब की भी है ना, क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी में इनको बुलाया जाता? नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो दिल्ली की राजनीति में बहुत चर्चित हैं। एआईसीसी के नेशनल सेक्रेटरी और एक्स काउंसलर अभिषेक दत्त जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभिषेक जी, बिना किसी भूमिका के सीधा सा सवाल, कांग्रेस हादसे के कगार पर थी और उस हादसे के कगार से कांग्रेस को निकालने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कितना आप प्रभाव देखते हैं कि लोगों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कनेक्ट कर पाई है या नहीं? देखिए, पहली बात, कांग्रेस किसी हार के कगार पर नहीं थी। हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर एक प्रदेश में चुनाव हराया, भले ही वो कर्नाटका हो जहाँ पे ऑपरेशन कमला हुआ, भले ही वो मध्य प्रदेश हो जहाँ फिर से ऑपरेशन कमला हुआ, भले ही वो महाराष्ट्र हुआ जहाँ पे ऑपरेशन कमला हुआ, भले नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर चुनी हुई सरकारों को हराया, गिराया, हराया नहीं। लगातार प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती हुई आई और दल बल के उपयोग से जो जनता जनार्दन का एक बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी को इन प्रदेशों में मिला था, उनको गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये बात सही है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमसे कहीं ज़्यादा सीटें मिली, परंतु जहाँ जहाँ प्रदेशों का चुनाव हुआ लगातार कांग्रेस पार्टी जीती और चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का गलत तरीके से उपयोग करके चुनावों को हार के बाद उन्होंने वहाँ पे सरकारें बनाई। नहीं, यही आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती थी कि जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका कांग्रेस गलत इस्तेमाल करती है, इसीलिए वो सत्ता में इतने टाइम तक बनी रही। अब यही सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, तो ये प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन दोनों के बीच में चल रहा है। राहुल गांधी जी के एजेंडाज जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुतायत संख्या में लोग एकत्रित हुए, लोग रोड पर चल भी रहे थे उनके साथ, मगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, मैं ऐसा फिर से नहीं मानता। भारत जोड़ो यात्रा के समय हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीती। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े टीवी चैनलों पे शिकंजा कसा, कोई रिपोर्टर जो मोदी जी के विफलताओं के बारे में, देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती नफरत, देश में बढ़ती महंगाई के बारे में जब आवाज़ उठाता था, तो कहीं ना कहीं उन पर दूसरी बड़ी बड़ी एजेंसीज का दबाव पड़ता था। जब बड़े बड़े उद्योगपति इन टीवी चैनल्स के पार्टनर्स बन गए और एक नैरेटिव आरएसएस के ऑफिस से सेट हुआ कि शाम को प्राइम टाइम में क्या चलेगा, तो लोगों तक आवाज़ किस माध्यम से जाएगी? चौथा स्तर तो पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी का मीडिया ही है ना। जब मीडिया पे शिकंजा बड़े बड़े उद्योगपतियों का लग जाएगा तो मीडिया में सच्चाई कहाँ से आएगी? तो उस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी ने 4200 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की एक यात्रा करी, जिसमें वो सभी वर्गों से मिले, सभी लोगों से मिले। आंधी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, ठंड में राहुल गांधी जी चलते हुए आए और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा, पैदल यात्रा राहुल गांधी जी की थी। और उसके बाद उन्होंने न्याय जोड़ो यात्रा करी जो लगभग 6200 किलोमीटर की थी। पूरे देश का भ्रमण करा, देश के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सुना और एक मैसेज जो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं जा रहा था। सोशल मीडिया पे जब भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करा, करोड़ों रुपए राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने में इस पार्टी ने लगाए, तो जब वो लोगों के बीच में गए, लोगों से बात करी, और आपके सामने इस लोकसभा का रिजल्ट है। 400 पार का वादा करने वाली, नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कुल 240 सीटों पर सिमट गई। वो भी कहीं पे अगर बीजेपी, बीएसपी नहीं लड़ती यूपी में तो 15 सीटें की कमी और होती। और ऐसे ही कई इनके अलायंस पार्टनर्स हैं जो इनके सामने चुनाव लड़के इनको फायदा करते हैं। अगर वो सब आप हटा देते तो लगभग 200 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। अगर हम अभिषेक दत्त जी की बात करते हैं, छात्र समय से आप राजनीति कर रहे हैं, छात्र समय की राजनीति और आज मेन स्ट्रीम की राजनीति में क्या डिफरेंसेस देखते हैं आपकी? उस समय की राजनीति क्या थी और आज जो वर्तमान की राजनीति आप कर रहे हैं,
तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है इन दोनों राजनीति में? देखिए, उस समय ये फ़र्क था, जब मैं यंग एज में पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हुआ, तो उस समय वी कुड एग्री टू डिसएग्री, यानी कि दो दोस्त अलग अलग विचारधारा के बाद भी दोस्त रह सकते थे। आपको बीजेपी पसंद है, मुझे कांग्रेस पसंद है, या आपको कोई और पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, तो हम आपसी डिस्कशन करके भी शाम को बैठ के दोस्ती निभा सकते थे। नफरत नहीं थी, हेटरेट नहीं थी, फेक न्यूज़ नहीं थी, एडिटेड वीडियोस नहीं थे। आज जिस तरीके से एक गैप परिवारों में आ गया पिछले 10 सालों में, आप व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए ना, कोई गलती से कुछ लिख दे तो किस तरीके से प्रहार, किस तरीके से लोग मैसेज डालना शुरू कर देते हैं। अगर आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर 1100 रुपये का सिलेंडर है तो सच है ना, और आज तक नहीं हुआ। आज महिलाओं पे अत्याचार तो बढ़ा है। 2014 में क्या एक नारा था मोदी जी का, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जो 400 का सिलेंडर स्मृति ईरानी जी को महंगा लगता था, जिसको लिए वो गली गली फिरती थी, जब वो सिलेंडर 1100 का तो उनके मुंह पे चिपके लग गए। आप वेजिटेबल ऑयल देख लीजिए, आप वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, देश में महंगाई बढ़ी, महंगाई के खिलाफ बोलो तो आप एंटी नेशनल हो। देश में बेरोजगारी बढ़ी ना, 2 करोड़ युवाओं को वादा करा था उन्होंने रोजगार का, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। 10 साल में 20 करोड़ जॉब्स देने का वादा सरकार ने करा था। अब ये तो नहीं कहा था कि आप जाके पकोड़े तोलो तो उसको हम जॉब में गिनेंगे। नहीं, तो स्वावलंबी कहीं ना करने कहीं का जो इनका कॉन्सेप्ट था, हाँ। कि युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे और युवाओं को रोजगार जनरेट करने का कुछ इस तरीके की एमएसएमई की कुछ स्कीम्स आई जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, कि उन स्कीम्स के माध्यम से जैसे बहुत सारी स्कीम्स एक हैं। बताइए नाम। जो पहले लोन था, नहीं, आप एक नाम मैं बताइए। नाम बता देता हूँ। एमएसएमई के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम है, उन स्कीम्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। स्कीम्स क्या है? जो लोन पहले बिजनेस करने के लिए दिया जाता था, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हो, चाहे किशोर लोन के माध्यम से हो, कौशल लोन के माध्यम से हो, इस प्रकार के लोन अब प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि लोग स्वावलंबी बने और बिजनेस करें। देखिए एक चीज़ को समझिए, मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे चली हुई लगभग 40 स्कीमों के नाम बदले, जिसमें स्वच्छ भारत भी एक प्रोग्राम जो था, ये कांग्रेस के समय का शुरू करा हुआ था। प्रदेशों के नाम बदलने से और स्कीम्स के नाम बदलने से स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंच पाती। कोविड के बाद में, गलत जीएसटी के बाद में और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बिजनेसेस में घुसने के बाद में सबसे बड़ा सेक्टर जिसको हमारी कंट्री में हिट करा है वो एमएसएमई सेक्टर्स हैं। जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बिजनेस फैमिलीज हैं, वो सब के सब इस टाइम पे परेशान हैं। और वही कारण था कि इन लोगों ने आके बीजेपी के अगेंस्ट में वोट डाला। देखिए, जो ऐड में दिखता है वो सच नहीं होता। आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों से समस्याओं के बारे में सुनिए, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से किसान परेशान है। 3 काले कानून आपने किसानों के अगेंस्ट में आप लेके आए। 1 साल किसान इस बॉर्डर पे टिके रहे, ठंड में, बारिश में, कोविड में, बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे रहे, उनको आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो एंटी नेशनल है। डेमोक्रेसी का मजा क्या है कि आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चंस पूछ पाए ना। आप पूछिए, अभिषेक आपने अपने कार्यकाल में क्या काम करा, आप पूछिए आपने क्या क्या वादे करे तो उन वादों को पूरा करा नहीं करा। ये थोड़ी कि आप मुझको वादे के लिए पूछोगे और मैं आपके पीछे एजेंसी लगा दूंगा। नहीं, फिर उसके बाद कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई, उसने कानून वापस लिए। उसको लगा कि उससे शायद गलती हुई होगी। 700 लोगों के मरने के बाद, 700 लोग कोई छोटा फिगर नहीं होता, बहुत बड़ा फिगर। 10,000 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, एक कानून को बिना चर्चा के पार करने के बाद, 1 साल के बाद आपने वापस करा। अब जिन 700 घरों में जहां पे ये मौत हुई, जिन लोगों की इस दौरान पे डेथ हुई, उसकी कॉम्पनसेशन कौन करेगा? और आज भी उन किसानों पे केसेस वापस नहीं करे उन्होंने। और यही कारण है कि पूरी नॉर्दर्न बेल्ट में बीजेपी हारी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के पास इनके लीडर्स नहीं थे। कांग्रेस के लोगों पे जिन पे उंगली उठाते थे करप्शन की, आज उनको आप कैंडिडेट बनाते हो। भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में अगर मोदी मैजिक होता तो क्या 4 लोग आप कांग्रेस से लाके उनको चुनाव लड़ाते? कैंडिडेट्स नहीं थे इनके पास में। नहीं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ सहजता से चले जाते हैं और फिर वो भाजपा के हो जाते हैं? देखिए, क्या था, एक कैंपेन शुरू हुई थी, वॉशिंग मशीन कैंपेन। मोदी जी ने 2013 में महाराष्ट्र में जाके आवाज़ उठाई। अशोक चव्हाण ने जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ है उनके साथ धोखा करा है, अशोक चव्हाण जो है स्कैम में इन्वॉल्व है।
आदर्श कैंप में इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, इनको जेल भेजा जाएगा। आज अशोक चौहान जी कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा सांसद हैं। अजीत पवार, बड़ी स्टेटमेंट थी फर्नांडिस जी की, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, आज कहाँ हैं अजीत पवार जी? भारतीय जनता पार्टी में। नवीन जिंदल जी, कोयला स्कैम, आज कहाँ हैं नवीन जिंदल जी? भारतीय जनता पार्टी में। हेमंत, शारदा स्कैम, आज कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में। आपने एक नैरेटिव बिल्ड करा। क्या 2G स्कैम में कोई घोटाला निकला? कुछ नहीं निकला। 10 साल से इनकी सरकार थी, क्यों नहीं? आपने, कोर्ट ने कहा कि कोई स्कैम नहीं था, बट आपने 2014 में एक ऐसा कॉमनवेल्थ स्कैम, क्या हुआ कॉमनवेल्थ स्कैम में? क्या कलमाडी जी को कांग्रेस पार्टी ने बंद करा था? क्या इन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? कनी मोई जी को कांग्रेस पार्टी ने बंद करा था, क्या इन्होंने इनके खिलाफ एक्शन करा? सरकार थी जिस समय हमने मंत्री पद से इनको ए राजा को हटाया गया, कांग्रेस पार्टी ने कुछ, बीजेपी ने कुछ करा? देखिए, एक नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो केजरीवाल जी ने शुरू करा था, वो इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस बनाया। भारतीय जनता पार्टी के करप्ट लोगों के बारे में क्यों नहीं उस टाइम केजरीवाल जी ने आवाज उठाई? क्या येदियुरप्पा जी पे बड़ा बड़ा आरोप उस समय नहीं था करप्शन का? नहीं, अब तो कहीं ना कहीं एक फेक नैरेटिव पे आपने चुनाव लड़ा, एक इमेज ऐसी कांग्रेस के बारे में दिखाई और देश को दिखाई, और आज देश की क्या हालत है? लोग कहते हैं इंटरनेशनली इंडिया शाइनिंग। आपको पता है कांग्रेस की इंडिया की जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, आज ऑल टाइम लोएस्ट पे। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि भारत के बाहर भारत को जो सम्मान मिल रहा है इससे पहले नहीं मिलता था, इतना सम्मान नहीं मिलता था। देखिए, ये सम्मान के बारे में मेरी कंट्री मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरी इमोशनल अटैचमेंट है कंट्री के लिए। मैं कंट्री के सम्मान के लिए कभी नहीं कुछ कहूँगा, परंतु ये भी सच है कि एडवर्टाइजमेंट देने से चीज़ें सच नहीं होती, और मैं कंट्री के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ज़्यादा हमारी कंट्री और ज़्यादा आगे बढ़े, और ज़्यादा हमारी कंट्री को सम्मान मिले, और हम सबको उसमें मिलकर काम करना चाहिए। परंतु जिस तरीके से एक फेक नैरेटिव इन्होंने चलाना शुरू करा, आप गूगल कीजिएगा इंडिया का हंगर इंडेक्स कितना है, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इंडिया की पासपोर्ट की पोजीशनिंग कितनी है। ये सच है, और ये इंटरनेशनल फिगर्स है। आप और हम नहीं चेंज कर सकते, ये भारत सरकार के फिगर नहीं, जहाँ मन करा बढ़ा दिए घटा दिए। ये इंटरनेशनल रैंकिंग के फिगर्स हैं, और वहाँ हम आज कहाँ खड़े हैं। आप G20 की प्रिपरेशन करते हैं, और G20 के लिए एक स्पेसिफिक बजट सेटअप करा जाता है। आप G20 में करोड़ों रुपए प्रचार पे लगा देते हैं। ये तो G20 नहीं है, G20 बीजेपी का कोई फंक्शन नहीं है। परंतु जिस तरीके से एक लिमिटेड फंड्स के बजट को 10 टाइम्स आपने बढ़ा दिया अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, और टॉप लीडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा। जी, ये सच है। अभी आपने नाम लिया अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा पेपरों का पुलिंदा लेकर चलते थे, बहुत सारी फाइल लेकर चलते थे। वो शीला जी के अगेंस्ट में दिखाते थे कि उन्होंने इतने घोटाले किए, कभी भविष्य में उनकी सरकार बनेगी तो वो सब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ FIR भी करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। एकाएक कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया। कांग्रेस आज उसी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ती है। बात अगर दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी लोकसभा का। ना तो अरविंद केजरीवाल जी ही जीत पाए, ना कांग्रेस को उसका कोई लाभ हुआ। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या ये गठबंधन करना कितना सही रहा आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, क्योंकि मैं एज ए कांग्रेस वर्कर सच बोलने में बिलीव करता हूँ। जिस दिन तक गठबंधन नहीं हुआ था, मैं इस गठबंधन के खिलाफ था, और उस समय के हमारे अध्यक्ष हरविंदर सिंह लवली जी अगर फोर्स नहीं करते तो शायद ये गठबंधन नहीं होता। गठबंधन का कारण क्या था? इसकी लड़ाई, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई। इसके आगे गठबंधन हुआ क्योंकि एक बड़ी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे थे। कहीं इंडिया अलायंस के लोगों का ये मानना था, सीनियर लीडर्स का मानना था कि पहली प्रायोरिटी भारत के संविधान को बचाने की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार, अब की 400 पार का नारा देने शुरू करा, जिस तरीके से उनके बड़े बड़े लीडर्स, डिप्टी CM राजस्थान, बड़े बड़े मंत्रियों ने एक स्टेटमेंट दी कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं, हमारी 400 सीटें आती हैं, हम देश के संविधान को बदल देंगे। तो देश पहले है, संविधान पहले है। कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसके बाद आती। तो जहाँ संविधान की बात हुई तो संविधान को बचाने के लिए हम सब साथ में ज़रूर आए।
मेरा पर्सनली मानना तभी भी था कि केजरीवाल जी के साथ हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमने पंजाब में उनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा और हम वही 8 बात है सीटें कि लेके अगर आए। दिल्ली के अंदर आप देखिए इसे मिलकर लड़ते स्ट्रैटेजिक हैं। देखिए इसे स्ट्रैटेजिक अलायंस कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में स्ट्रैटेजिक अलायंस पॉलिसी वो लेके आए। यूपी में कई दलों के खिलाफ वो मिलकर चुनाव लड़ते थे और कहीं के अगेंस्ट लड़ते थे। नहीं, आपने तो कहा स्ट्रैटेजिक कि- अलायंस ये बीजेपी लेके आई थी। जी, और बीजेपी के अलायंसेस की अगर मैं बात करूं 2024 के इलेक्शन की, इंडिया अलायंस में लगभग 28 दल थे और मोदी जी कहते थे एक मोदी सब पे भारी, और इंडिया के अलायंस में 38 दल थे। जी, हमारे 28 में से 2 उन्होंने तोड़े, पलटू राम जी नीतीश कुमार जी को साथ लेके अपने साथ में। ऐसे 1-2 दलों को उन्होंने तोड़ा। एनसीपी को उन्होंने इंडिया अलायंस की मीटिंग के दौरान तोड़ा। जिस दिन कर्नाटका में लास्ट ईयर इसी टाइम इसी दिन की बात है, कर्नाटका में इंडिया अलायंस की मीटिंग थी, उस समय इन्होंने एनसीपी पार्टी को तोड़ा, शिवसेना को इन्होंने तोड़ा। अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा काम करा होता तो क्या इनको दलों को तोड़ने की जरूरत पड़ती? वो संविधान की लड़ाई थी, हमने साथ मिलकर लड़ी, और संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हम सब साथ थे। नहीं, पर केवल आप दिल्ली में साथ थे, पंजाब में आप साथ नहीं थे। संविधान की हम लड़ाई तो वहाँ देखिए भी हम थी। हरियाणा में भी साथ थे, हम गुजरात में भी साथ थे, और पंजाब में हम साथ इसलिए नहीं थे कि पंजाब के अंदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस थी। तो पब्लिकली मैसेज क्या लगता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी हो, जो पार्टी इन पावर है, साथ में तो नहीं लड़ सकती। ऑपोजिशन का काम है पंजाब के मुद्दों को उठाना। तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी मेन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाती। तभी हमने अलग अलग चुनाव लड़ा। हरियाणा में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, चंडीगढ़ में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, गुजरात में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, गोवा में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, दिल्ली में नहीं लड़ा। दिल्ली में मिलकर लड़ा, पंजाब में नहीं लड़ा, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थे। हर एक के पीछे इसके पीछे एक लॉजिक होता है, बट ये लॉजिक कभी मीडिया ने लोगों को नहीं समझाया। कभी मीडिया ने इस बात में डिस्कशन नहीं करी कि एनडीए में 38 दल थे, उनकी तो कभी मीटिंग नहीं हुई और इंडिया अलायंस की ओपन मीटिंग होती थी। मोदी का परिवार आज एनडीए का परिवार बन गया। मोदी की गारंटी अब एनडीए की गारंटी मिल गई, इस बारे में तो कभी चर्चा नहीं होती। ये मीडिया की प्राथमिकता होनी चाहिए कि सच पे डिस्कशन करें। आप जिस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, मुझे अच्छा लग रहा है कि हम एक ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे ओपन डिस्कशन अब नहीं होते। जैसे ही आपने कुछ सच बोला, आपका फेडर नीचे हो जाता है, फिर आपके केवल हाथ और मुंह चलते हुए दिखाई देते टीवी पे, आपकी बात नहीं सुनाई देती लोगों को। ओपन, अगर आज राहुल जी पे लोगों ने सवाल उठाया तो मोदी जी पे तो उठाने चाहिए ना। ऐसा क्या मिला अदानी को कि 10 साल में देश का सबसे बड़ा कंपनी वो बन गई, जो पहले 10 साल पहले नहीं थी। नहीं, एकाएक कहा जाता है कि चाहे अंबानीज हों या और भी जो बड़े उद्योगपति हैं, वो केवल 10 साल में तो उनका साम्राज्य नहीं बना है। उससे पहले भी वो अपने बिजनेस को कर रहे थे और वो बिजनेस ग्रो होता गया, अब बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। नहीं, देखिए अंबानीज तो एक बहुत पुरानी एक एस्टैब्लिशमेंट है, अदानीज इतनी पुरानी नहीं है। और ये तो आंकड़े मैंने सिर्फ पब्लिक अंबानी डोमेन पे इसीलिए हैं। नाम लिया था क्योंकि देखिए, हमेशा जो आक्षेप किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, वो अंबानी और अडानी दोनों पर लगाया जाता है। उठाया ना, और राहुल जी ने उठाया और मोदी जी ने भी तो उठाया चुनाव के बीच में। क्यों मोदी जी ने कहा कि अंबानी अदानी क्या से बड़े बड़े ट्रक भर के पैसा कांग्रेस को गया, तो गया तो उन ट्रकों को पकड़ो, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात को कर रहा है कि मेरी नॉलेज में है बड़े बड़े टेम्पुओं में कैश जा रहा है कांग्रेस को, अरे भाई पकड़ो ना, किसने रोका है? ये कहने में और करने में फर्क होता है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते। अगर दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं, दिल्ली में जो आज स्थिति है पानी को लेकर, पानी की समस्या शायद किसी से भी नहीं छुपी। दिल्ली की पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने, जब आपकी सरकार थी, शीला जी की सरकार दिल्ली में थी, उस समय पानी की समस्या थी, और जब केजरीवाल जी आए उन्होंने कहा कि पानी की समस्या नहीं रहेगी। आज अब जब देख रहे हैं पानी की समस्या क्षेत्रों में है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आप कैसे उसके लिए विरोध कर रहे हैं, या क्या आपके पास स्कीम और पॉलिसी? देखिए, केजरीवाल जी क्योंकि रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं, तो जब 2013 में केजरीवाल जी तथ्य पे बात करते तो लोग उसको सुनते थे। और पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में जो आप बोलते हैं ना, वो पब्लिक मेमोरी में मैटर ऑफ रिकॉर्ड रहता है। केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया है और मेरे आते ही टैंकर माफिया ख़त्म हो जाएगा, और टैंकर माफिया के कारण जो दिल्ली में पानी के साथ घोटाला हो रहा है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। आज जब टैंकर माफिया पे 70 लाख रुपए की FIR रजिस्टर हुई तो उनका खुद का MLA प्रकाश जावड़ेकर, उनका नाम उसमें आ गया।
केजरीवाल जी ने कहा कि अंडरग्राउंड वाटर लीकेज होती है दिल्ली में, मैं अंडरग्राउंड वाटर लीकेज को दूर कर दूंगा। आज 10 साल हो गए, अंडरग्राउंड तो छोड़ो, पानी की पाइपलाइन ही नहीं डाली। केजरीवाल जी ने 2013 में लगातार झूठे वादे दिल्ली की जनता को करे, जिसमें से एक वादा जन लोकपाल का था, स्वराज बिल का था, राइट टू रिकॉल का था, दिल्ली के अंदर व्यवस्थाओं का बदलने का था। एक एफिडेविट केजरीवाल जी ने दिया कि ना मैं 25,000 रुपये ज़्यादा तनख्वाह लूँगा, ना मैं कोई गाड़ी लूँगा, ना मैं कोई बंगला लूँगा, मैं किसी भी नीति को लाने से पहले लोगों से जाके पूछूंगा। वो दिल्ली में शराब नीति लेके आए, कोविड के बीच में लेके आए, जब दिल्ली के लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए त्रस्त हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। जब इनका दिल्ली का हॉस्पिटल का मॉडल, एक फेक मॉडल लोगों के सामने आया, जहाँ केजरीवाल जी और उनके सारे मंत्री बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, तब वो शराब की पॉलिसी लेके आए। शराब की पॉलिसी केजरीवाल जी लेके आए, जिस दिन लेके आए कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद उसका विरोध करा। परंतु दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के विरोध करने के बावजूद भी शराब की पॉलिसी पास किसने करी? माननीय एलजी साहब ने। एलजी साहब किसके फ्रंट है? बीजेपी के। अब घर घर राशन की पॉलिसी आपने मना कर दी दिल्ली में, बट जब शराब की पॉलिसी आई तो आपने पास कर दी। तो जहां बीजेपी और झाड़ू को कन्वीनियंस पॉलिटिक्स करनी होती है तो वो करते हैं। आज शराब घोटाला में आज तक कभी एलजी साहब से कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि आप बताइए आपने किसके कहने पे पास करी है पॉलिसी? मोहर तो उसमें एलजी साहब की भी है ना, क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी में इनको बुलाया जाता? जो बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी शराब मामले में बंद हैं। ये भी तो दिल्ली की जनता के लिए बड़ा शर्मनीय विषय है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, जो व्यक्ति घर घर नल देने की बात कर रहा था, वो आज हर गली शराब का ठेका खोलने की बात कर रहा था। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा, वो दिल्ली में 800 शराब के ठेके खोल रहा था। और आपको मैं केजरीवाल जी की स्टेटमेंट कोट करके बताता हूँ। केजरीवाल जी ने 2013 के चुनाव से पहले कहा कि शराब के ठेके खुलते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, मैं स्वराज मॉडल ऑफ गवर्नेंस लाऊंगा, पहले महिलाओं से पूछूंगा, पहले मैं आरडब्ल्यू से पूछूंगा कि आप शराब की दुकान चाहते हैं, जब आपकी रजामंदी होगी तो मैं शराब की दुकानें वहाँ खोलूँगा। परंतु पहली बार एक लॉ चेंज करा गया, जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल के 100 मीटर के अंदर शराब के ठेकों को अनुमति दी गई। पहले कभी भी घर के नीचे शराब की दुकान नहीं खुलती थी। इस मॉडल के अंदर घर के नीचे शराब की दुकान खुलने की अनुमति केजरीवाल जी ने दी। पहले दिल्ली में लगभग 21 ड्राई डे होते थे। जब आपको 7 तारीख को या 1 तारीख को तनख्वाह मिलती, दिल्ली में ड्राई डे होता था। जब दिल्ली में दिवाली में लक्ष्मी माँ की पूजा होती थी, दिल्ली में ड्राई डे होता था। जब दिल्ली में होली होती थी तो दिल्ली में ड्राई डे होता था, ताकि लोग शराब पी के माहौल ना खराब करें। केजरीवाल जी ने 3 दिन को ड्राई डे में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ताकि शराब से रेवेन्यू बढ़े। तो एक व्यक्ति जिसके कहीं पे भी 70 पॉइंट मैनिफेस्टो में शराब का जिक्र नहीं था, उसने अपने 70 वादों को छोड़ के शराब की पॉलिसी पे काम किया। ये सारी बातें ठीक है, इसके बाद भी जब इतनी बड़ी बातें आप बता रहे हैं कि इसमें एलजी भी इन्वॉल्व थे, एलजी के स्टैंप थी, एलजी मैं नहीं कह रहा, एलजी ने अप्रूव करी है, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ। इसके बाद भी कांग्रेस अपने वोटर्स को अपने पास नहीं लेकर आ रही है। जो वोटर्स 2013 तक उसके साथ थे, उसके लिए वोट करते थे, कांग्रेस पार्टी के साथ चलते थे, अब वो केवल सभाओं में तो नजर आते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी अपने वोटर्स को अपने पास लाने में विफल क्यों है? क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं आपकी बात से 100 नहीं 200% सहमत हूँ। जो पिछले 10 साल हमारे कांग्रेस के दिल्ली में थे, बहुत मुश्किल समय था। उसका कारण है कि दिल्ली एक अर्बन एरिया है। दिल्ली के लोग व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, तो दिल्ली के लोग मांगते थे कि 400 पार हो जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 416 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या आप सोच सकते हैं, जो पार्टी 416 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 138 लोग दूसरे दलों से आए हैं, क्या वो 400 सीटें ला सकते हैं? क्या इनका स्ट्राइक रेट 100% था? परंतु दिल्ली के लोगों ने व्हाट्सएप को सच माना, तो वो नुकसान दिल्ली के लोगों को भी हुआ है। आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की हालत देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की हालत देखिए, हेल्थ सर्विसेज की हालत देखिए, दिल्ली में पानी की व्यवस्थाओं को देखिए। ये सारी दिल्ली सरकार की अधीन व्यवस्थाएं हैं। उसमें क्या हुआ? तो दिल्ली के लोगों ने रियलाइज करा ना। हरियाणा में करा तो 5 सीटें हमको दी, राजस्थान में करा तो 8 सीटें लोकसभा में हमको दी, उत्तर प्रदेश में करा भारी बहुमत से इंडिया अलायंस आई,
आज दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। हमको झूठे केसेस में दबाया गया, शीला जी के ऊपर कॉमनवेल्थ का एक दाग इन्होंने लगाया, कांग्रेस पे करप्शन का दाग इन्होंने लगाया। आज क्या हुआ? साबित नहीं कर पाए। नहीं कर, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। शीला जी की जो गवर्नेंस थी उसने दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाया, क्लीन सिटी बनाया। और ये वही शीला दीक्षित जी थी, जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कभी शीला जी ने बहाना नहीं मारा कि अटल जी मुझे काम करने नहीं देते। कॉपरेशन से काम करा, मिलजुल के काम करा। उसी का नतीजा था कि उस समय में हम मेट्रो लेके आए, उस समय में हम फ्लाईओवर्स लेके आए, उस समय में दिल्ली को ग्रीन दिल्ली का अवार्ड मिला। और आज देश की नहीं, पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज में जो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है उसमें दिल्ली का नाम आता है। दिल्ली का टूरिज्म घट गया। दिवाली के बाद नए साल के एंड तक दिल्ली में लोग टूरिस्ट नहीं आते, क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत होता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली ग्रीन सरकार। पटाखों की बात चल रही थी कि ग्रीन पटाखे आएंगे जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, और एक लंबे समय से वो केवल चर्चा में है, उसके बाद कुछ पर कोई काम नज़र नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हिंदुत्व और हिंदू त्योहारों के विरोध में है, इसीलिए केवल चर्चा होती है। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है भविष्य में, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा कि लोग अपने त्योहारों को भी अच्छे से मना सकें और पोल्यूशन भी ना हो? देखिए, नई दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 पेड़ की काटने की परमिशन, कितने? 15,000 पेड़ की काटने की परमिशन केंद्र सरकार ने मांगी दिल्ली सरकार से, जिसके अंदर इलाके में बता रहा हूँ, सरोजनी नगर, प्रेम नगर, नरोजनी नगर, आपका सुंदर नगर, यहाँ जहाँ जहाँ रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, आर के पुरम, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें गगनचुंबी इमारतें बन चुकी हैं, वहाँ पहले बहुत पेड़ होते थे। केंद्र सरकार की स्कीम थी डेवलपमेंट की, और पेड़ों की परमिशन के लिए गई दिल्ली सरकार के पास में। उनके मंत्री ने एक भी पेड़ की परमिशन को नहीं रोका। जब केंद्र सरकार दिल्ली के दिल में 15,000 पेड़ काटने की परमिशन मांगेगी और दिल्ली सरकार स्वयं जाके परमिशन दे देगी, तो दिल्ली में स्वाभाविक सी बात है पोल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। पर्यावरण के सुधार के पहली लिए चीज 2 करोड़ पेड़ भी लगाने का। देखिए, अब वो 2 करोड़ पेड़ और 15 लाख किसके अकाउंट में है तो कोई नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो आप मुझे बता दो कि 15 लाख किसी के अकाउंट में आए, वैसे 2 करोड़ आ गए। आपने बात पूछी त्योहारों की, क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनके लिए अलग से एयर आती है? उनके घर में जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बीजेपी की अलग से हवा आती है? जब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगता है कोविड की वजह से नहीं, एयर पोल्यूशन की वजह से, यहाँ तो हो सकता है बीजेपी के लोगों को एक अलग से हवा आती हो। जैसे मैं कई बार बीजेपी के दोस्तों से पूछता हूँ कि महंगाई नहीं हुई, हो सकता है तुम्हें 50 रुपये 60 रुपये का पेट्रोल मिलता हो, हमें ना मिलता हो सकता है उनके यहाँ गैस का सिलेंडर 400 रुपये का हो, हमारे यहाँ महंगा हो सकता है उनके यहाँ पे बीजेपी वाले लोग अच्छी हवा भेज रहे हो। हवा सबकी है, महंगाई सबके लिए, बेरोजगारी सबके लिए, परंतु केवल एक चीज़ को पॉलिटिकल रंग देके परेशान होना। देखिए, साउथ का व्यक्ति बोलता है उसका नॉर्थ इंडिया से एयर से कोई लेना देना नहीं, परंतु जो नॉर्थ इंडिया के लोग बैठे हैं वो लोग आज परेशान है हवा को लेकर। अगर आज बीजेपी को लगता है कि दिवाली पे पटाखों का बैन नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री उनके हैं, आप लेके आइए, लोकसभा में बिल लाओ, राज्यसभा से पार करो, जिस तरीके से आप बाकी बिल लाते हो, और दिल्ली में पटाखे खूब बजाओ। आप एनजीटी में उनके ऑर्डर को चैलेंज करो। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर आना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में अभी कितने मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल की पार्टी द्वारा बनाए गए हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे अधिकांश जो क्लिनिक बने थे वो बंद हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। और एक बार मैंने खुद अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स को आप खोलो, परंतु जो सबसे बड़ा मॉडल करप्शन का था वो मोहल्ला क्लिनिक का था। 2016 में अजय माकन जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष थे। हमने जाके सारे मोहल्ला क्लिनिक्स का उस समय पे सर्वे करा, और हमने बहुत इंटेंस सर्वे करा था, और मैं सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुले हम उन लोगों के पास गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोहल्ला क्लिनिक की जगह उन्होंने दी। पड़ोस में रेंट 10,000 का है, एक जगह 12,000 का है, मोहल्ला क्लिनिक वाले का 20,000 का है। कहीं ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थे जो परचून की दुकान के अंदर खुले हुए थे। जिस तरीके से डॉक्टर वहाँ बैठते थे, डॉक्टर्स को फीस दी थी, वो थोड़ा घोटाला था। 2016 में हमने एलजी से मिलकर, हमारी पूरी डेलीगेशन अजय माकन जी के साथ गई थी, हमने करप्शन के सारे पॉइंट्स उनको बताए थे, और हमने तब कहा था बीजेपी के एलजी से कि आप इसकी जांच कीजिए।
इन्होंने 7 साल जांच नहीं करी और अब जांच करने जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक कागज़ों में बहुत अच्छा था, परंतु हकीकत में जब हमारे यहाँ के लोग वहाँ गए तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आपको कभी मौका मिलेगा, लोधी रोड कॉम्प्लेक्स के सामने बहुत बड़ा मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे किसी स्थानीय लोगों ने केजरीवाल जी की और सत्येंद्र जैन जी की शक्ल पे कालक पोत रखी और कब लिखा था कब खुलेगा मोहल्ला क्लिनिक। आज 5 साल हो गए, सामान भी चोरी हो गए। ऐसे कई सेंटर्स हैं जो कागज़ों में तो बन गए थे, हकीकत में उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं हुआ। और मोहल्ला क्लिनिक से पहले हर एक विधानसभा में शीला जी के समय डिस्पेंसरीज खुली थी, उन डिस्पेंसरी को बंद करा गया और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रूम थे जहाँ डिस्पेंसरीज बनाई गई थी और जहाँ पे कई सारे लोग अपने इलाज भी कराते थे। परंतु मोहल्ला क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट खूब हुई। शीला जी के समय मात्र 28 करोड़ रुपए की सालाना एडवर्टाइजमेंट होती थी, केजरीवाल जी के समय 1000 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट हो गई। ऐड में खूब चला मोहल्ला क्लिनिक, रोड पे दिखा नहीं मोहल्ला क्लिनिक। शराब का ठेका दिख गया, खोलने थे क्लिनिक, खोल दिए ठेके। ये केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स थी। ट्रांसपोर्ट को लेकर अगर बात करते हैं, डीटीसी को लेकर बात करते हैं, महिलाओं के लिए अब यात्रा फ्री है पूरी दिल्ली भर में। स्टार्टिंग होती है कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं की कोई टिकट नहीं लगेगी, पहले होती थी ऐसी। उसके बाद एकाएक परमानेंट महिलाओं की कोई टिकट डीटीसी में टिकट नहीं लगती है। कांग्रेस पार्टी का क्या इस पर मत है, क्या सोचना है कि ये पॉलिसी कितनी सही है, कांग्रेस ने क्यों इसको ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं किया था अपने टाइम पर? देखिए, बहुत अच्छी पॉलिसी है, मैं इस पॉलिसी का पूरा थम्स अप उनको करता हूँ। परंतु दुख इस बात का कि बसें कहाँ हैं। आज दिल्ली के अंदर लगभग 20,000 बसों की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम दिल्ली में 20,000 बसेस लेकर आएंगे ताकि और ज़्यादा बहनें बेटियां हमारी उस बसों का सदुपयोग कर पाए। मैंने खुद 2020 में एक आरटीआई लगाई दिल्ली सरकार में, तो पता चला दिल्ली सरकार ने तब तक 2020 तक एक भी बस नहीं खरीदी थी। आपने बसें घटा दी। जो शीला जी के समय में बसें थी वो 6300 तक पहुंच गई थी, तब दिल्ली की आबादी बहुत कम थी। अब जब दिल्ली की आबादी बढ़ी तो बसें कम हो गई और हर 10 साल में 500 के लगभग बसें चलनी कम हो जाती हैं, जो हमारा रूल है एनजीटी का। तो बसें तो है नहीं, तो महिलाओं को आप सम्मान सहित कैसे आप यात्रा दे पाओगे? जब रोड पे बसें ही कम हो गई तो उसका नुकसान तो महिला का हुआ ना। हमारी सरकार को बनने दीजिए, हम बसें भी बढ़ाएंगे और महिलाओं को सम्मान सहित बसों में भेजेंगे। और अगर हमारे नेता मेरी बात में माने तो जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी व्यवस्थाओं से हम बसों में सम्मान सहित भेजेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस कमाने के, रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत तरीके होते हैं। जब कोई महिला बस में चढ़ती है तो साथ में स्वाभाविक बात है कि मेरा पति भी आता है, वो टिकट लेता है। लड़का साथ में होता है, वो टिकट लेता है। कई बार ससुर साथ में होता है, टिकट लेता है। तो आप जर्नीज को इंकरेज कर रहे हो ना। एट द सेम टाइम अगर दिल्ली में आप बसें बढ़ा दोगे, जो दिल्ली का जो ट्रैफिक है, जिसमें ट्रैफिक कंजेशन से हमको दिल्ली में नुकसान, यातायात का नुकसान हो रहा है, वो ट्रैफिक कम होगा। आज बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती सेकेंड हैंड कार्स और बाइक्स लेनी पड़ती है बिकॉज दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। जिस दिन आप दिल्ली में 20,000 बसेज लेके आ गए तो दिल्ली में लगभग 25 से 30% ट्रैफिक रोड से कम हो जाएगा। लोगों को ज़बरदस्ती बाइक्स में, मेरे ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, मैं कई लोगों से मिलता हूँ जिनकी पॉइंट टू पॉइंट जिनको आना जाना होता है, आज बसें मिलेंगी, एसी बस मिलेगी तो बस में आएंगे ना, परंतु बस ही नहीं है तो उनको बाइक खरीदनी पड़ती है, सेकेंड हैंड गाड़ीज खरीदनी पड़ती है। तो ये नुकसान दिल्ली को, इनकी अर्थव्यवस्था, अगर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में वाकई में काम करा होता तो आज दिल्ली में एयर पोल्यूशन लेवल भी कंट्रोल में आता। केजरीवाल जी ने मेट्रो फीडर बसेस की बात करी थी, क्यों नहीं चलाई? मेट्रो तक अगर आपको अपने घर से जाना है, 5 किलोमीटर की जर्नी है आपके घर से, आज दिल्ली बढ़ गई है। आप आय नगर को देखेंगे तो आय नगर अंदर 6 किलोमीटर तक चला गया, छतरपुर अंदर 4 किलोमीटर चला गया। अगर आप मूलचंद भी मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो लाजपत नगर 3 अंदर 2 किलोमीटर है। तो लोग कैसे जाएंगे? तो बाइक पे बैठते हैं। आपने इंटरनल मोहल्ला बसेस जो चलानी थी, इनको अब इनके मंत्री बात कर रहे हैं चुनाव से 6 महीने पहले। 2017 में गार्गी कॉलेज में एक लड़की मेट्रो से पैदल आ रही थी, कॉलेज में उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डेथ हो गई थी। तब मैंने 2 बस नंबर ML71 ML74 2 बसेस पास कराई थी, जो ग्रीन पार्क से शुरू होके गार्गी कॉलेज से होते हुए
सादिक नगर, एंड्रूजगंज, सावल नगर से होते हुए, मूलचंद से होते हुए ओखला तक जानी थी। तब की बसेस पास कराई थी मैंने, इन्होंने हमारी बसेस नहीं लगने दी। और आज ये मंत्री चुनाव से 6 महीने पहले मोहल्ला बसेस, मेट्रो बसेस की बात करते हैं। और ये सारा डेटा मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति को, विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और उनकी राजनीति को लेकर, तो यहाँ सब्सिडी की राजनीति बहुचर्चित है, बड़ी चर्चा में रहती है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक गलती करी। वो गलती क्या थी कि सबसे पहले पब्लिक बेनिफिशियरी स्कीम को शीला जी लेकर आए। शीला जी के समय में 1 रुपये पर यूनिट बिजली मिलती थी, पहले 100 यूनिट की। परंतु हमारी गलती रही, कभी हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। केजरीवाल जी ने 2013 में 2 वादे दिल्ली की जनता को करे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा केजरीवाल जी हिट हुए। पहला वादा था 200 लीटर की 200 यूनिट बिजली और 700 लीटर पानी। आज उस बात को लगभग 10 साल हो गए। 10 साल उनके गवर्नेंस पीरियड का टाइम हो गया। 10 साल के अंदर केजरीवाल जी का बंगला बढ़ गया, केजरीवाल जी की गाड़ी बढ़ गई, केजरीवाल जी की विधायकों की तनख्वाह बढ़ गई, केजरीवाल जी की पार्टी की फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ गई, परंतु सब्सिडी नहीं बढ़ी। दिल्ली में आज परिवार बढ़ गए हैं। जो व्यक्ति पहले दिल्ली में आज से 10 साल पहले 7 साल का था, वो 18 साल का हो गया। उसकी पानी की कंजम्पशन बढ़ गई है, उसकी बिजली की कंजम्पशन बढ़ गई है। परंतु केजरीवाल जी ने कभी भी उन दिल्ली वाले वासियों के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं, हमारे अगले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो 200 यूनिट केजरीवाल जी बिजली 10 साल पहले देते थे, जब विधायकों की तनख्वाह 70,000 होती थी, लाखों में नहीं होती थी, जब केजरीवाल जी एक छोटे से घर में रहते थे, शीश महल में नहीं रहते थे, तब केजरीवाल जी वैगनर गाड़ी में घूमते थे, आज 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमते। हम सब्सिडी को लोगों को और बढ़ा कर देंगे। जो 200 यूनिट सब्सिडी है, मेरा पर्सनली मानना है उसको अपने को 300 साढ़े 300 तक लेके जाना चाहिए कि फैमिलीज बढ़ गई हैं, कंजम्पशन बढ़ गई। सिमिलरली जो पानी 700 लीटर पानी है, आज 700 लीटर जो बच्चा पानी पीता है, जो बड़ा पानी पीता है, उससे ज़मीन आसमान का फर्क है। 700 को बढ़ा के हमको कम से कम उसको 1000 तक लेके जाना चाहिए, ताकि वो एक्चुअल बेनिफिट आज की डेट का मिले ना। केजरीवाल जी को सब्सिडी के नाम पे 3 बार सत्ता मिली। केजरीवाल जी ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं करा। अपने विधायकों की जेबें भरी तनख्वाह के माध्यम से, अपने विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए सालाना फंड दिया डेवलपमेंट का उनके एरिया में। उन्होंने अपने विधायकों की बड़ी बड़ी कोठियाँ दी, अपनी पार्टी की इनकम बढ़ा दी, परंतु सब्सिडी जो मिलती थी उसको आज तक नहीं बढ़ाया, और ये बहुत शर्म की बात है। जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात कर कर, क्योंकि समय की परिधि रहती है, समय का अभाव है कि बहुत ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन आज के इस सेशन में नहीं कर पाएंगे। फिर एक और मुलाकात, एक और चर्चा आपसे करेंगे। बेबाकी से आपने हर एक प्रश्न का जवाब दिया, जो एक अच्छे नेता की पहचान भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने अपना समय दिया। ये थे अभिषेक दत्त जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के मत को, अपने विचारों को आप सभी के सामने रखा। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।